बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में दो भाई बहन रहा करते थे। भाई का नाम राजू, बहन का नाम रिया। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम हुआ करता था। भैया, चलिए हम अपने बगल वाले घर से ही भीख मांग कर ले आते हैं। शायद थोड़ा सा भीख मिल जाए सुबह में खाने के लिए। चलिए। थोड़ा सा भीख दे दीजिए दीदी। बहुत दिनों से हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है। कहाँ से खाएं? थोड़े से पैसे या फिर थोड़ा सा खाना दे दीजिए। बहुत दिक्कत में हैं हम लोग। हमारे पास कुछ भी नहीं है खाना खाने के लिए। मेरी तबीयत भी खराब है। मेरी बहन बहुत दिनों से भूखी है। राजू उनसे भीख मांगने के लिए बहुत घिघटने लगता है। उस औरत को राजू पर देखकर बहुत दया आ जाती है, लेकिन राजू हट्टा कट्टा था, इसलिए कोई उसे भीख नहीं देता था। ठीक है, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से पैसे लेकर आती हूँ। उसी पैसे से तुम दोनों बिस्किट वगैरह खरीद कर खा लेना। वैसे भी मेरे घर में तो ज़्यादा कुछ है नहीं कि मैं तुम्हें दे दूँ। और राजू, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती कि तुम काम कर पाओ। यहीं पर इंतज़ार करो, मैं अभी 2-3 मिनट में आती हूँ। बगल वाली पड़ोसन उन्हें 50 रुपए दे देती है। राजू उनका शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद दीदी, आपने मुझे इतने पैसे दिए। राजू और उसकी बहन दोनों वहां से चली जाते हैं। दोनों काफी गरीब थे, इसलिए हर रोज का उनका काम सिर्फ भीख मांगना ही होता है। रिया घर में आ जाती है और वह अपने खटिए पर बैठ जाती है। राजू बिस्किट लाने के लिए दुकान गया था। वह बैठकर इंतजार कर रही थी। कुछ देर में वहां पर राजू बिस्किट का एक छोटा पैकेट लेकर चला आ जाता है। वह अपनी बहन के बगल में आकर कहता है, ये बिस्किट का पैकेट पूरे मैं 50 रुपए में लेकर आया हूँ। चलो दोनों मिलकर खाते हैं। 2 दिन से भूखे हैं हम सब। दोनों भाई बहन ऐसे बिस्किट खा रहे थे कि उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ खाया ही नहीं। वे दोनों बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से ही 50 रुपए का पैकेट का बिस्किट खत्म कर दिया था। फिर भी उन्हें भूख लगी थी। रिया को भूख लगी थी, फिर भी उसने राजू को नहीं बताया कि वह भूखी है। राजू कहता है, क्या करूं बहन, तुम्हारा बड़ा भाई होते भी मैं तुम्हें भरपेट खिला नहीं सकता। मेरी इतनी ही हैसियत है, मैं क्या खिलाऊं तुम्हें? जो भीख में मिलती है वही तो। कोई बात नहीं भैया। वैसे भी आखिरकार आप जानबूझ के गरीब थोड़े हैं। गरीब तो हमें भगवान ने बनाया है। वैसे भी एक न एक दिन हम भी अमीर जरूर बनेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों साथ में ही भीख मांगेंगे। थोड़ा बहुत तो खाने को आ ही जाएगा। रिया की बातें सुनकर राजू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रिया तुरंत वहां से उठकर अपने भाई के आंसू पोंछने जाती है। वह अपने भाई के आंसू पोंछती है, फिर अपने भाई से कहती है, भैया, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कोई गलत बात बोल दी क्या? आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं रिया, तुम्हारी इतनी अच्छी बातें सुनकर मेरे आंखों से तो आंसू बहने लगे। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचती हो, मुझे तो विश्वास नहीं होता है। ठीक है भैया, अब हम सो जाते हैं। कल हमें फिर से भीख मांगने जाना है। रिया राजू काफी अच्छे दोस्त और दोनों भाई बहन भी थे। दोनों आपस की बातें समझा करते थे। अगले ही दिन फिर से वे दोनों भीख मांगने जाते थे। दोनों को भीख मांगने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, वो क्या करे। दोनों गांव से आगे आकर शहर जाने वाली मेन रोड पर खड़ी हो जाते हैं। तभी राजू कहता है, रिया, तुम यहाँ पर शांति से बैठ के भीख मांगो। मैं तब तक उधर से भीख तहसील के आता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, यहीं पे बैठो। रिया वहां पर बैठ जाती है और पैसे की तलाश में वहां पे बैठी रहती है। अचानक से वहां पे एक गाड़ी गुजरती है। गाड़ी जैसे ही गुजरती है, गाड़ी से एक खाली पिज्जा का डब्बा बाहर आता है। उसमें मात्र एक पिज्जा का स्लाइस था। तभी रिया कहती है, ये क्या है? ये मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है।
अरे हाँ, याद आया, ये तो पिज्जा है। मैं इसे एक बार चख के देखती हूँ। रिया को एक बार किसी अमीर लड़के ने एक पिज्जा दिया था। उसे याद था कि इसे पिज्जा कहते हैं। उसने उस पिज्जा के स्लाइस को दोबारा चखा। वह कहती है फिर, वाह, ये पिज्जा कितना स्वादिष्ट लग रहा है खाने में। काश मैं भी अमीर हो पाती तो मैं भी हर रोज ये पिज्जा खा पाती। लेकिन भगवान ने मुझे इतना गरीब बनाया है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी पिज्जा का दुकान खोलती। रिया बातों को टालती है, वहाँ पे बैठी रहती है और भीख मांगना शुरू करती है। तभी वहाँ पर से एक बूढ़ी औरत उसे भीख देकर आगे बढ़ जाती है। रिया कहती है, चलो, आज तो पैसे का थोड़ा इंतजाम हो गया है। अब मैं चलती हूँ। भैया ने कहा था कि थोड़े भी पैसे मिल जाए तो घर चली जाना। मैं जाती हूँ। रिया वहाँ से घर की ओर बढ़ती है। रिया के मन में अभी भी पिज्ज़ा के बारे में ख्याल चल रहा था। रिया घर में पहुँच जाती है। दूसरी तरफ से उसका भाई आता है। अचानक से वह ज़मीन पर गिर पड़ता है। तभी रिया कहती, भैया, भैया, क्या हुआ भैया? आपको क्या हुआ? आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैं भी सरकारी हॉस्पिटल से सरकारी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। वहाँ से रिया डॉक्टर को बुला ले आती है। डॉक्टर अच्छे से चेकअप करता है राजू का। फिर डॉक्टर कहता है, सुनो राजू, अब तुम 100 कदम से ज्यादा दिन में नहीं चल सकते हो। अगर तुमने 100 कदम से ज्यादा दिन में चलने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए तुम सिर्फ 100 कदम दिन में चल सकते हो, उससे 1 कदम भी ज्यादा नहीं। समझ आया? और जो जो मैंने दवाइयाँ दी है उसे ध्यान से खा लेना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक है? तुम रिया अपने भाई का ख्याल रखना, क्योंकि तुम लोग गरीब हो, भीख मांगने रोज जाते हो। डॉक्टर उन्हें ये सलाह देकर वहां से निकल जाते हैं। तभी दोनों खटिए पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। अचानक से फिर बहन कहती है, भैया, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना। और वैसे भी मैं भीख मांग कर ले आऊंगी। आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी भीख तो मिल ही जाएगी। नहीं, भीख नहीं मिलेगी। तुम्हें तो पता है ना रिया कि हम दोनों साथ भीख मांगकर भी कितने कम पैसे कमा पाते हैं। और अगर तुम अकेले भीख भीख मांगोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई होकर घर में आराम से बैठा हूँ और मेरी छोटी बहन भीख मांगे। मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं क्या करूँ? भैया मेरे पास एक सुझाव है। आपको पता है ना, मुझे पिज़्ज़ा खाने में और बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक गाड़ी वाले व्यक्ति ने एक पिज़्ज़ा दिया था, उसे मैंने खाया, बहुत स्वादिष्ट लगा है। हम ऐसा करते हैं, हम उसी पिज़्ज़ा का एक बिजनेस खोलते हैं अपने गांव में ही। अपने गांव के लोग को तो पिज़्ज़ा के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। अगर हम उसे यहाँ गांव में बेचेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। रिया राजू को ये सुझाव देती है, लेकिन तभी राजू कहता है, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो पता है कितना महंगा होता है पिज्जा। मैंने इसके बारे में भी सोचा है। मेरे हाथ में जो सोने का कंगन है, जो हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है, मैं उसे बेच दूंगी। उससे अच्छे पैसे आ जाएंगे और उससे हम दोनों एक पिज्जा का बिजनेस शुरू कर देंगे। मैं अकेले करूंगी क्योंकि आपकी तबीयत तो अभी ठीक ठाक है नहीं। तो मैं अकेले पिज्जा का बिजनेस कर लूंगी। उससे शायद हम अच्छे पैसे कमा पाए और हमारी किस्मत का ताला खुल जाए। भगवान करे। तो इससे तो हमें लगभग 15,000 तो आ जाएंगे। रिया, तुम्हें तो पता है ना, ये हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है। अगर हम इसे भी बेच देंगे तो हमारे माता पिता की आखिरी निशानी भी हमारे से दूर हो जाएगी। तो फिर हम क्या करें? मुझे लगता है कि इसे हम नहीं बेचते हैं, इसे रखते हैं। नहीं भैया, इसे भी हम बेचेंगे। अगर हम जिंदा ही नहीं रहे, हम भूखे मर जाएंगे, तो हमारे माता पिता की आखिरी निशानी हमारा कब तक ख्याल रखेगी? सोना इसलिए बनाया जाता है कि हमारे बुरे वक्त में वो काम दिया जाए। तो अभी हमारा बुरा वक्त है तो हम यही काम करते हैं। ठीक है? दोनों भाई बहन
पिज़्ज़ा की दुकान से सहमत हो जाते हैं और अगले ही दिन बिल्कुल अच्छी तरीके से रिया अपना पिज़्ज़ा का स्टॉल लगाती है। पिज़्ज़ा देखने में बहुत ही लजीज लग रहा था। रिया पिज़्ज़ा को जैसे सब्जी टमाटर बेचते हैं वैसे वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगती है। पिज्जा ले लो, पिज्जा, गर्मा गर्म पिज्जा 50 रुपए में। गर्मा गर्म पिज्जा ले लो, सिर्फ 50 रुपए में एक पिज्जा, पेट भर खाओ, गर्मा गर्म। रिया को तो पता था नहीं कि पिज़्ज़ा को आराम से बेचते हैं, ना कि बोलियां लगाकर। लेकिन बेचारी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसने मेहनत करके अपना पिज़्ज़ा की बोली लगाना शुरू कर दी। वह 2 मिनट रुकती है, बहुत देर हो जाती है, रात गुजर जाती है, बेचारी का एक भी पिज़्ज़ा नहीं बिकता है। वह बहुत उदास हो जाती है। वह उदासी में कहने लगती है कि हे ईश्वर, मेरी क्या गलती है? मैंने इतनी मुश्किल से अपने सोने का कंगन बेच के ये पिज्जा का दुकान लगाया है, लेकिन कोई भी ग्राहक मेरी पिज्जा खाने के लिए नहीं आया है। लगता है मुझे भैया की बात मान लेनी चाहिए थी। मेरी दुकान पे आएगा ही कौन? मुझे अब इस पिज्जा की दुकान को बंद करना ही पड़ेगा। रिया बहुत उदास हो जाती है। एक भी ग्राहक उसके पास पिज़्ज़ा खाने के लिए नहीं आता है। उतने ही देर में अचानक से एक बूढ़ी महिला आ जाती है जो कहने लगती है, बेटी कुछ खाने को है तो दे दो। आसपास की दुकानों में कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर तो कुछ पिज़्ज़ा लिखा है, कितने के हैं? लिखा तो 50 रुपए का है। हाँ हाँ चाची, ये 50 रुपए का ही है। अभी रात हो गई है, खाना तो आपको मिलेगा नहीं। तो ये पिज्जा खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अपने हाथों से बनाया है, बिल्कुल भी मिलावट करके नहीं। आप एक बार चखिए तो सही, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी और बार बार यहाँ पर आएंगी मेरी पिज्जा खाने के लिए। एक बार तो चखिए। मैं आपका एक 50 रुपए का प्लेट लगा देती हूँ। ठीक है बेटी, एक पिज़्ज़ा का प्लेट लगा दे, बहुत भूख लगी है। चल चल जल्दी लगा दे। बूढ़ी औरत पिज़्ज़ा को बड़े चाव से खाने लगती है। पिज़्ज़ा देखने में भी बहुत सुंदर था और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। बूढ़ी औरत बड़े ही चाव लेकर पिज़्ज़ा खाती है और वह फिर कहती है, अरे वाह, क्या टेस्टी पिज़्ज़ा बनाया है। मैंने पहली बार खाया है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है ये। ज़रूर लगाना तुम अपना दुकान, मैं कल फिर ये पिज़्ज़ा खाने आऊँगी। ठीक है, ज़रूर से लगाना। वाह, क्या स्वादिष्ट पिज़्ज़ा है। ठीक है चाची, मैं फिर से ये पिज्जा लगाऊंगी कल। कल आइएगा खाने के लिए और 2-3 ग्राहकों को लेकर भी आइएगा। बूढ़ी औरत को सच में वो पिज़्ज़ा स्वादिष्ट लगता है। अब रिया की हिम्मत बढ़ जाती है क्योंकि उस महिला ने बहुत तारीफ की थी। वह घर आकर अपने भाई से आकर कहती है कि भैया, आपको पता है, आज एक बूढ़ी महिला ने ही सिर्फ मेरा पिज्जा खरीदा था। मुझे तो लगा कि कोई मुझसे पिज्जा खरीदेगा भी नहीं, लेकिन उस बूढ़ी महिला ने मुझसे एक पिज्जा खरीदा और उसने मेरी बहुत तारीफ की थी। हाँ, अब तुम्हारा भी बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा रिया। तुम बस मेहनत करो, मेहनत का फल तो सबको मिलता ही रहता है। ठीक है, तुम मेहनत करो। आज ये झोपड़ी से कल हम लोग अच्छे घर में भी रहेंगे। राजू अपनी बहन रिया को बहुत हिम्मत देता है, जिससे रिया की हिम्मत तो दुगनी चौगनी हो जाती है। रिया के हाथों में वाकई बहुत ही हुनर था। अगले ही दिन रिया ने फिर से पिज़्ज़ा का स्टॉल लगाया। इस बार 2 औरतें सुबह सुबह में ही उसका पिज़्ज़ा खाने आती हैं। वह औरत कहती हैं, अरे अरे, वो जो पिज़्ज़ा मिलता है वो यहीं पर मिलता है क्या? मुझे तो यही लग रहा है। उन बूढ़ी औरत ने मुझे यही इसी का पता बताया था। रिया पिज़्ज़ा वाली, हाँ। जी जी दीदी, यही पिज्जा का वो दुकान है जो कल बूढ़ी महिला ने खाया था। आपके लिए भी एक एक प्लेट लगा दूं क्या? बहुत ही स्वादिष्ट है ये पिज्जा, एक बार खाइए हाथ चाटते रह जाएंगे।
रिया दोनों महिलाओं को पिज्ज़ा का एक एक प्लेट लगा कर देती है। दोनों महिलाएं बहुत ही स्वादिष्ट पिज्ज़ा को चाव लेकर खाती है। पिज्ज़ा खाने के बाद दोनों महिलाएं में से पहली महिला कहती है, वाह वाह वाह, सच में उन बूढ़ी औरत की कही बातें तो सच थी। क्या स्वादिष्ट पिज्ज़ा बनाती हो तुम रिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। वाह, चलो अब अपने पैसे भी ले लो। वह औरत रिया को पैसे दे देती है। फिर वहाँ से वो दोनों चली जाती हैं। वैसे ही करके धीरे धीरे करके बहुत से ग्राहक आते हैं और उनका पिज़्ज़ा खाते ही बहुत ही तारीफ करते हैं। धीरे धीरे कर कर रिया अब अपनी झोपड़ी से एक बड़ा सा घर बना लेती है, जो देखने में भी बहुत सुंदर था। और वह अपना फैंसी सा एक स्टॉल लगाने लगती है, जो देखने में काफ़ी सुंदर था। रिया अब बहुत ही अमीर बनते जा रही थी। वह बहुत अमीर हो गई थी। उसने अपने भाई का भी इलाज अच्छे ढंग से करा लिया था। तो कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।